हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जीके जीएस की सीरीज़ की नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो आपके चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार एसआई हो, पीसीएस हो, या फिर और एसएससी बैंकिंग रेलवे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस आता हो, वो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है भारत के महान न्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति महान न्यायवादी की बात करें तो इसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं। और भारत के महान न्यायवादी की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में, ठीक है, आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत में एक महान न्यायवादी होगा। तो यह जो होता है, इसका संविधान आर्टिकल 76 में है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत का महान न्यायवादी जो होता है, यह संसद के दोनों सदनों बोले तो राज्यसभा और लोकसभा में बोलने के लिए कार्यवाही में भाग ले सकता है। बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है उसके पास, और लेकिन वह मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो आपको पता होगा, जब किसी बिल को पास कराया जाता है तो वहाँ पे वोटिंग होता है, तो वह मत देने, वोट करने का अधिकार इसको महान न्यायवादी को नहीं होता है, लेकिन वह बोल सकते हैं। ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश किसे देता है? वो अपना रिजाइन जो देना होता है वो किसे देंगे? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें हम तो इसका 5 ईयर का इसका ये होता है कार्यकाल। ठीक है, 5 ईयर के बाद इसके फिर से नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति को। लेकिन अगर 5 ईयर से पहले यह अपना रिकग्निशन देना चाहे, रिजाइन करना चाहे, तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे हम एक और अगर आपको क्वेश्चन बताएं तो आप याद रखेंगे कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का स्पीकर जो होता है वह भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, आप इससे भी यह भी याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लंदन। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना की तो यूएन मतलब हो जाता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 6 इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच और स्पेनिश, रशियन और इंग्लिश। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड आप इतने कुछ याद रखेंगे, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो NV रमन भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 48वां नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए टर्म में तो 48वां नंबर के NV रमन है। इनसे पहले शरद अरविंद बोबड़े थे। ठीक है, आप याद रखेंगे इसे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बात करें तो इसमें 34 चीफ जस्टिस होते हैं, 33 + 1 के कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, 33 चीफ जस्टिस होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो कुल सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री जो है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि विधानसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर लिया जाए तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं यह हम किसी अलग वीडियो में या किसी अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे कभी। लेकिन विश्वास प्रस्ताव सीधा आप इतना समझ सकते हैं कि जो वर्तमान में गवर्नमेंट में होता है उसके बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, इसको हम अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का डेट बताएं हम, तो इसका ये स्थापना हुआ था 2000 को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी बात करें तो रायपुर प्रेजेंट में इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ के। और वहाँ के ये चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें तो अनुसुईया उइके जी, अनुसुईया उइके जी यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, लोकसभा सीट की बात करें तो 11 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, और 90 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, 91 विधानसभा की सीटें हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो इसका करेक्ट आंसर कटिहार हो जाएगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला अग्रणीय है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। यह शायद 2011 के दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से या कुंवर सिंह अपना किस डिस्ट्रिक्ट से नेतृत्व किया था? बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। तो 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर जो कि आरा जिले का एक शहर है, आरा जिले का ही एक ये है एरिया है। तो वहीं के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बिहार के क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था आरा क्षेत्र में, वो भी 4 जून 1857 को। ठीक है, याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर आरा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो आपको इसमें डेट बता दिया गया, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार में ऑप्शन है आपका 80%, 86%, 60%, 65%। तो कितने क्षेत्र पर होता है? 60% पे। ठीक है, बिहार के लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर अगला है 12। भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन 1 में बताया था, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन महान्यवादी को हटा कौन सकता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 76(1) में के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है वह न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने होने के योग्य हैं और भारत के महान्यवादी को भी नियुक्त करता है। ठीक है, वह अपने पद से राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है, अर्थात उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया भी जा सकता है। ठीक है,
आप इसका क्वेश्चन का याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त भी किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे कभी भी हटा भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकता है। वह अगर चाहे भी तो वह अपना राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, अन्यथा वह राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, इससे तो आप एक बात याद रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में कितनी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है? बिहार में साक्षरता दर कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग हो गया है 63%, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 63.8% जो है बिहार में साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। यही अगर 47% की बात करें तो यह 2001 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग 47% था, लेकिन जो बढ़कर 2011 में 63.8 हो गया। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 16.8% का वृद्धि हुआ है। कितने दिनों में? 10 वर्ष में, मतलब एक दशक में, ठीक है। एक दशक बोल सकते हैं। एक दशक में 16.8% की वृद्धि बढ़ोतरी हुई है बिहार की साक्षरता में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? आपको पता होगा, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। किसका? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है हॉकी का जादूगर किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को ही जाना जाता है। बहुत अच्छे हॉकी खेलते थे ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है। फरीद, सलीम, रहीम, मुरीद। तो अफ़गान वंशीय शेरशाह का जन्म 1472 में, ठीक है, 1472 ईस्वी में बजवाड़ा के होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। इनके बचपन का नाम फरीद खां था तथा इनके पिता का नाम हसन खां था, ठीक है। हसन खां था। जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के ज़मींदार भी थे। अब हिस्ट्री में पढ़ाई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन दिया गया है 1875, 1895, 1885, 1785। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को एलन एक्टेवियन, ठीक है, एलन एक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, ठीक है, A.O. ह्यूम जिसको भी बोलते हैं हम, A.O. ह्यूम आपको अक्सर ऑप्शन में मिलेगा। A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, ठीक है। इसकी प्रथम बैठक बॉम्बई के गोकुलदास तेजपाल भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वयो में से चंद्र बनर्जी कर रहे थे, ठीक है। वयो में से चंद्र बनर्जी की थी प्रथम बैठक की अध्यक्षता। प्रथम बैठक में कुल 72 अध्यक्ष भाग लिए थे, ठीक है, 72 सदस्य भाग लिए थे। तो आपको कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह में से चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। इसकी स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, ठीक है। आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्यापक का सिद्धांत कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। आपको बताना है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसको व्यापक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, तो ये इससे संबंधित कौन है? इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को व्यापकता सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जिसके तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य निम्न थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर जिसको बुंदेलखंड नाम से जानते हैं, और संबलपुर जिसको उड़ीसा अब नाम से फेमस है यह 1849 में, बघाट जिसको हम हिमाचल प्रदेश अब बोलते हैं 1850 में, उदयपुर जिसे हम अब के मध्य प्रदेश बोलते हैं 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, तथा नागपुर को 1854 ईस्वी में विलय कर लिया गया था, ठीक है। अंग्रेजी साम्राज्य के विलय किया गया राज्य था यह, अंग्रेजों साम्राज्य के। तो ये इसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही यह हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
तो भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था इसका करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इसका करेक्ट आंसर भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1857 की क्रांति के बाद 1857 में इसी क्रांति हुआ था, इसी के समय में हुआ था। 1856 से 1862 तक था। इसके समय महत्वपूर्ण घटना जो 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह जाना जाता है वो इन्हीं के समय में हुआ था। इस विद्रोह के पश्चात प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत, ठीक है, भारत का शासन कंपनी जो है, कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार नियंत्रित में ले लिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो 1857 की क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग से ही संबंधित है और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और बी और सी दोनों। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताइए, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी दोनों में यह ट्राई ब्रेकर शब्द का उपयोग होता है, या दोनों इसी से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है। अब दिए गए ऑप्शन में धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि कौन थे इसके ये संस्थापक। तो इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त। वैसे इस विद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त को ही जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 5वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी, 5वीं शताब्दी में। ठीक है, 5वीं शताब्दी में, जो कि इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 30 एकड़ 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, नालंदा जिला में है, बिहार में पड़ता है यह। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो मुंगेर किसकी राजधानी है? अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। ठीक है, कौन? मीर कासिम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1760 ईस्वी में, 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को उसके नवाब, बंगाल का नवाब चुन लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के का दिया गया ऑप्शन है बीबी जैला, रानी दीदा, माता गुजरी, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम माता गुजरी था। ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का जो थे वह 10वें सिख गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म से इसका संबंध था। 10वें सिख गुरु थे। खालसा वंश की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। खालसा वंश की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, और अगर इसके 9वें गुरु की बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी इसके 9वें गुरु थे। ठीक है, सिख वंश के, सिख के टोटल 10 गुरु हैं, जिसको जो कभी किसी न किसी करके घुमा के पूछ लिया जाता है। गुरु के 10 गुरु, सिख के 10 गुरु का आप नाम याद रखेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह इसमें से अंतिम और 10वें गुरु थे। 22 दिसंबर 1666 को इसकी जन्म हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर। तो यह सीमांचल के पूर्णिया से बिलोंग करते थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया से हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताइए कौन था। तो आपको पुस्तक और लेखक से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पुस्तक और लेखक का एक अलग सीरीज हम एक अलग वीडियो में बताएंगे आपको, इंपॉर्टेंट पुस्तक और लेखक। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता थे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य का लिखा हुआ था, जिसको हम चाणक्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
ये अर्थशास्त्र आपको इससे लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स का बुक होगा, लेकिन यह पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है, पॉलिटी से संबंधित है, आप याद रखेंगे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। तो भगत सिंह का दिया हुआ नारा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पहले तो ये बताइए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेज सेनापति से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच नहीं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, एक मिनट। सिराजुद्दौला, मीर कासिम और अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला, अंग्रेज़ और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ और मीर कासिम। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में, और सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट के बीच भी हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों का विजय हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप डेट याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो आपको बताना है कितने प्रमंडल हैं बिहार में। तो बिहार में 10, 11, 10, 9, 12। तो आपको कितने प्रमंडल है बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, तो आप बिहार के 9 प्रमंडल हैं, आप याद रखेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो आप 9 का नाम बता देते हैं आपको। 9 का नाम याद रखेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा तिरहुत। ठीक है, तीसरा सारण, चौथा कोसी, 5वां हो जाएगा भागलपुर। आप याद रखेंगे भागलपुर, दरभंगा। कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6 हो गया यहाँ पे। 3 आपको और बता देते हैं। दरभंगा हो गया था, मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा, पटना, 6 उधर था, 2 इधर, 8 हो गया। मधेपुरा, और आपको एक हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, तो आप 9 का नाम याद रखेंगे। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। पूर्णिया, पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, मधेपुरा, दरभंगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, वर्ष 1911 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये बात करें तो यह ऑप्शन बी में जो है यह मेल के लिए है। बिहार में टोटल मेल की संख्या है, ये फीमेल की संख्या है। ठीक है, यह टोटल जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। आप याद रख लेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, जनगणना आपको पता होगा 1 दशक में एक बार होता है, मतलब 10 साल का गैप होता है बीच में। एक जनसंख्या 2011 में हुआ था, अब 2021 में होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से। ठीक है, सितारा देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1916 में हुआ था। ठीक है, पूरा एग्जैक्टली डेट की बात करें तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। ठीक है, वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की बात करें तो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, वर्तमान वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जैन धर्म
के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार अंतिम कौन थे? 24वें थे, 24वें अंतिम तीर्थकार थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म 540 में, जो कि हम आपको अगले इससे पहले वाला क्वेश्चन में शायद बताए थे, 2000 क्वेश्चन ऊपर होगा वो, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, बिहार के पावापुरी में, आप याद रखेंगे पावापुरी में, बिहार में ही हुआ था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? उस टाइम तो ये था, सब मिक्स था। तो गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। तो लुम्बिनी पड़ता है वर्तमान नेपाल में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अभी वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? का ऑप्शन दिया गया है 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। तो झारखंड देश का 28वां राज्य बना था। इसकी डेट की बात करें, कब स्थापना हुआ था इसका? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ था। ठीक है, वर्तमान में इसकी राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, विधानसभा में 82 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। भारत का 28वां राज्य बना था। ठीक है, 29वां राज्य कौन था? 29वां राज्य, इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन बता सकते हैं। 29वां राज्य कौन था भारत का? तो वह तेलंगाना था। ठीक है, 2 जून 2014 को बना था वह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का लेटेस्ट राज्य अभी जो बना है वह तेलंगाना ही है। तेलंगाना के बाद कोई स्टेट नहीं बना भारत में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप बताइए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 243 विधानसभा की सीटें हैं। और आप इसके बिहार में सीएम का नाम बताएं तो बिहार का सीएम नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, बिहार में सीएम नीतीश कुमार जी हैं। आप इसको याद रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग छाट भी सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 9 अगस्त, 8 सितंबर, 1 दिसंबर। तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बात करें 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप इस तरह से अगर आपको बाकी 3 याद होगा तो एक आपका निकल ही जाएगा, आंसर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? आपको बताना है। हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, सुंगुल वंश। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मगध का शासक बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया तथा इससे राजवैद्य का नाम जीवक था। ठीक है, तथा इसके राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक था। याद रखेंगे, हर्यक वंश के यह प्रथम संस्थापक भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ से शुरू किया था? तो भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ से शुरू किया गया था? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। हजारीबाग से, चंपारण से, साबरमती से, मुंबई से। कहाँ से शुरुआत किए थे गांधी जी ने? गांधी जी ने अपना चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया था। उन्होंने यह भी तय किया था कि वह आगे केवल एक ही कपड़े पर गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सार्क का सबसे नया देश कौन है? तो आप सार्क का सबसे नया देश कौन है? आपका ऑप्शन दिया गया भारत, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आपको बताना है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सहयोग संघ सार्क जो था, सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर, ऑप्शन में करेक्ट नहीं दिया हुआ था, 7 या 8 दिसंबर को 1985 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में किया गया था। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में से देखिए, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। इसका स्थापना बांग्लादेश के ढाका में किया गया, ठीक है। लेकिन इसका ये क्या बोलते हैं उसको, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ठीक है। 7-8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव इसके संस्थापक सदस्य थे या उस समय में थे यह, ठीक है। अफगानिस्तान इसका नया देश है, जबकि अफगानिस्तान उसमें जब जुटे थे तो वह अफगानिस्तान 8वां सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ था सार्क में, ठीक है। सार्क का यह फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए इसमें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गुरु गोविंद बल्लभ पंत, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो कि 11 नवंबर 1888 से लेकर 22 फरवरी 1958 तक यह अपने पद पर थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने जब 1666 ईस्वी में कैद आगरा के जयपुर महल में कैद कर लिया, जहाँ से ये अपने हमशक्ल हौरजी फरजंद को अपनी जगह लिटाकर भाग निकले थे, ठीक है। कौन इन्हें कैद किया था? औरंगजेब ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने थे, कब बने थे? आपको महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। 1916 में, 1919 में, 1924 में, 1930 में। कब बने थे यह? तो 1924 में यह बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ हुआ था यह? बेलगांव में, ठीक है। आप याद रखेंगे जगह का नाम। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना। 1911 में, 1905 में, 1924 में, 1900 या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष कौन बुलाते हैं? दोनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, यानी दोनों को आपस में जब किसी खास मुद्दे पर चर्चा करना होता है तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके। तो इसको राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अच्छा ये बताइए आप लोग कि राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं नहीं होते हैं? याद रखेंगे यह संसद के भी सदस्य होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी कानून पास होने के बाद, संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति का साइन उसमें ज़रूरी होता है। तो किसी भी कानून बनाने में राष्ट्रपति का अहम योगदान है। तो राष्ट्रपति के साइन के बगैर कानून पारित नहीं होता या कानून पूरी तरह से बनता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ठीक है, 21 वर्ष है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष है। लोकसभा राज्यसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यता के लिए 30 वर्ष है, ठीक है। आप याद रखेंगे, यानी कि आप इससे यह समझ लगा सकते हैं कि पीएम के लिए आपको, पीएम कैंडिडेट के लिए 25 वर्ष होना चाहिए
ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। और आप अगर ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। वोटिंग करने का अधिकार देखिए 18 वर्ष में ही है, ठीक है। अगर आपको वोटिंग करना है सिर्फ तो 18 वर्ष में आप वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 21 वर्ष या उससे ऊपर का होना ज़रूरी है पंचायत में। चलिए अगले क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना, लखनऊ में, दिल्ली में, नई दिल्ली में, झांसी में, पटियाला में। तो इसका करेक्ट आंसर पटियाला हो जाएगा, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जसपाल राणा का निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, भारोत्तोलन से। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताइए किस में से है इसका? निशानेबाजी से संबंध है, ठीक है। निशानेबाजी के जसपाल राणा जो है निशानेबाजी के खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज किससे संबंधित थे? आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। गुर्जर से, परमार से, करकोटा से, उत्पल से। तो परमार से संबंधित थे राजा भोज, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो स्थित है लाल किला में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने करवाया था। जबकि आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में स्थित जो है वो औरंगजेब के द्वारा किया गया, और आगरा के लाल किले में जो मस्जिद है आगरा के में वह शाहजहां के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत ही हेल्पफुल, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, ठीक है।